हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू10 पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे हिस्ट्री का एनसीईआरटी का क्लास 10th का बुक पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप हिस्ट्री और अभिषेक में डाला हुआ है, जहाँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ आप ज्वाइन करके और वहाँ से उसको लिख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। आपको जिस तरह से मन करे उस तरह से आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री का डाला हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आइए फ्रेंड्स हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में हम लोग कल पढ़ चुके हैं द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये जो सेकेंड चैप्टर का 5 यूनिट है, ये मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमें इसका कल हमने सेकेंड चैप्टर का 5 यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें 6 यूनिट पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम अब 6 यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं। और आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी कुछ अच्छा फील हो। हमें भी 1000 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव आने के लिए, तो कृपया आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमें पढ़ना है द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन एंड वियतनामीज नेशनलिज्म, मतलब कि कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद, इसका हिंदी हुआ। ठीक है। और द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930 हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वियतनाम। अब देखिए, डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी। देखिए, मंदी का मतलब है कि हर चीज का दाम गिर गया, गरीबी आ जाए, लोगों में भूखमारी आ जाए, ये सब मंदी कहलाता है। जैसे अभी कोरोना महामारी में क्या हुआ था, मंदी आ गया था। इसी तरह क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1930 के दशक में महामंदी आई, बहुत ही बड़ा मंदी, जिससे क्या हुआ कि वियतनाम पे बहुत ही असर पड़ा। मंदी आएगा तो क्या हुआ, भारत का देखा है कि ग्रोथ रेट कम हो गया था। अब ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि बस 100 रुपए है, तो 100 रुपए कितना परसेंट के हिसाब से ग्रोथ करेगा, हम कहीं लगाएंगे तो वो ग्रोथ रेट होता है। तो इसी तरह का हुआ कि अभी हो गया था भारत के पास, तो इसी तरह उस टाइम भी क्या हुआ था, मंदी था। मंदी में क्या होता है कि लोग के पास रोजगार नहीं होता है। अभी देखेंगे कि आपके आस पड़ोस में कोई जॉब वॉब करता होगा तो उसका जॉब छूट गया होगा, उसको नौकरी मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। सब मंदी का मतलब एक रिजल्ट है। समझिए मंदी क्या है। और देखो, द प्राइस ऑफ रबर एंड राइस फेल लीडिंग टू राइजिंग रूरल डेब्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड rural uprising such as in the provinces of Nagay and Hattin। अब देखिए, जब मंदी आया था क्या हुआ कि रबड़ का दाम, और वियतनाम में सबसे ज्यादा क्या देता था, चावल, इन दोनों का दाम क्या हुआ, गिर गया। समझ रहे हैं, रबड़ और चावल का दाम क्या हुआ, गिर गया। और चारों तरफ क्या हुआ, बेरोजगारी होने लगा। लोग क्या किए, जो अब देखिए बेरोजगारी हो तो गांव के लोग भी ना रबड़ उगाते होंगे, चावल उगाते होंगे, तो ग्रामीण विद्रोह भी बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है। उसका बाद क्या हुआ, जो दो प्रोविंस थे, जो दो प्रांत थे, नागेयन और हातिन, इनमें भी बहुत सारा आंदोलन हुआ। अब देखिए, दीज provinces were among the protest had an old radical tradition and have called the electrical fuses of Vietnam when the system was under pressure. They were the first to blow। अब देखिए, आप यहाँ एक चीज आप पढ़िए, यहाँ क्या हुआ कि हो नागेयन और हातिन, ये दोनों प्रांत में क्या हुआ कि विद्रोह हुआ। ये वियतनाम के सबसे गरीब प्रांत थे। यहाँ पहलहों से क्या होता था, विद्रोह होता है। अब विद्रोह कहाँ होता है, जहाँ गरीबी हुआ, जहाँ लोगों का जरूरत पूरा नहीं, वही ना विद्रोह होगा। यहाँ पहलहों से विद्रोह होता था। अब पता है, अब इसी कारण हरदम ये विद्रोह होता था, फिर अभी वो विद्रोह हुआ।
इसी ट्रेडिशन के कारण इनको कथी कहा गया, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज देखिए घर में होता है, जब ज्यादा हाई वोल्टेज आएगा तो सबसे पहले वही जरेगा, वो जरेगा, वो घर में सारा लाइन कटे जाएगा, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिकल फ्यूज कहा जाता था। ठीक है, अब काहे कहा जाता था, इसके पीछे भी रीजन है। व्हेन द सिस्टम वाज अंडर प्रेशर दे वर फर्स्ट टू ब्लो। मतलब जब भी वियतनाम में कोई बड़ा संकट आता था तो सबसे पहले क्या होता था, इन्हीं दो जगह पे क्या होता था, आंदोलन होता था। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, जल जाता था। ब्लो का मतलब होता था पिघल जाए, और यहाँ इसको ना मुहावरा की तरह मतलब यूज किया गया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या हुआ, जो घर में जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो सबसे पहले कौन कटता है, कौन ब्लो करता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो यहीं पे क्या होता है, जब भी वियतनाम में कोनो दिक्कत होता तो सबसे पहले यहीं पे क्या होता था, रिवोल्यूशन हो जाता था। समझ गए आप। अब देखिए, द फ्रेंच पुट दीज अपराइजिंग डाउन विथ ग्रेट सेवेरिटी इवन यूजिंग प्लेन्स टू बॉम्ब डेमोन्स्ट्रेटर्स। अब देखिए, फ्रांसीसियों का उस टाइम राज था, उन लोगों ने क्या किया कि जो भी आंदोलन है उनको बहुत ही सख्ती से क्या हुआ, उसका दमन कर दिया उसको। ठीक है, कैसे हम लोगों के यहाँ अंग्रेज का शासन था, जब भी कोनो लोग आंदोलन करते हैं उसका दमन हो जाता था। अब देखिए, ई ससुर सतई का ज्यादा ही करिए फ्रांसीसी था। ये लोग का किया कि जो भी मैंने जुलूस उलूस निकलता था आंदोलन का, ऊपर क्या किया कि हवाई जहाज से बमों गिराने लगा था। अभी तो तनका ज्यादा हो गया, आप लोग को भी सोचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो हम कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि आप यहाँ एक बार समझ लीजिए, आपको परीक्षा देने तक ले, या परीक्षा देना वो दिन आपको याद है। ठीक है, पर इन फरवरी 1930 हो ची मिन bound together competing nationalist group to establish Vietnamese Communist Party, later named the Indo-Chinese Communist Party। अब देखिए, हो ची मिन सिटी भी है वियतनाम में, आपको हम उसका अभी दिखाते हैं अगर हमारा खुल जाए। हो ची मिन खुलेगा ही नहीं, क्या ये प्रॉब्लम है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं, अभी खुल नहीं रहा है, हमारा तो कोनो गलती है नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग। आप लोग देख लीजिएगा, हम इसके बाद से नेटवर्क का कोई इशू है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। और इन फरवरी 1930 में क्या हुआ कि हो ची मिन ने, जो हो ची मिन नाथ थे, जो नेता थे, इन लोगों ने इन्होंने क्या किया कि जो भी राष्ट्रवादी समूह थे जो अलग अलग थे, एगो इधर था एगो उधर था, कुछ लोग उधर अपना समूह चला रहा है, और कोई क्या था, एकजुट नहीं था। इन सब को एकजुट करे किए कि एक वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की, जिसका नाम का वियतनाम कांग सान डेंग। ठीक है, तो इसी वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के हो ची मिन के द्वारा क्या किया गया, स्थापना किया। और इसी को बाद में क्या किया गया, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया। ठीक है, कह रहा है ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द मिलिटेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए, इंस्पायर किसके से, हो ची मिन जो थे, ये जो थे ना, ये जब जो भी यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन लोगों ने बहुत ही उग्र आंदोलन किया था, उन्हीं से क्या हो रहे थे, ये इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, प्रेरणा लिए थे। कह रहा है इन 1940 जापान occupied Vietnam as a part of imperial to drive control साउथ एशिया। और देखो 1940 में क्या हुआ कि जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो नेशनलिस्ट नाउ है टू फाइट अगेंस्ट द जापानीज एज वेल एज द फ्रेंच। अब देखो, अब इन लोग को दुगुना दिक्कत हो गया। अब पहले ससुर से तो फ्रांस से लड़ के रहा था, अब जापानियों से लड़ना पड़ रहा है। समझ रहे हैं, जापान का क्या कि इन लोगों को 1940 में कब्जा कर लिया। कब्जा करने के पीछे इसका मकसद ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया पर ही कब्जा करना चाहता था। और जो भी राष्ट्रवादी थे, इस तो सब पहले तो फ्रांसीसी से लड़ ही रहे थे, इनको जापानियों से भी लड़ना पड़ रहा था। ठीक है,
The League for the Independence of Vietnam, which came to be known as the Viet Minh, fought the Japanese occupation and recaptured Hanoi in September 1940. अब इसके बाद क्या हुआ कि वियत मिन के नाम से जो लीग बनी थी, जो कि लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम थे, उन लोग क्या किए कि जापानियों से बहुत ही लड़े, ठीक है, और उनसे उनका मुंह तोड़ जवाब दिए, और सितंबर 1945 में कहा कि हनोई को आजाद करा दिया, ठीक है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वाज फॉर्म्ड एंड हो ची मिन बिकेम चेयर। इसके बाद क्या हुआ कि लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना किया गया, और हो ची मिन जो थे, जो पहले हो ची मिन आपको दिखाए हैं, उनको क्या किया गया कि यहाँ का चेयरमैन बना दिया गया। ये समझ में आया आपको? इसमें कहीं से कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कौन है द न्यू रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, मतलब कि वियतनाम का जो नया गणराज्य बना। कह रहा है द न्यू रिपब्लिक फेस नंबर ऑफ चैलेंज। अब देखिए नया नया कौन चीज बनाएंगे तो उसको तो चैलेंज फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, जो न्यू रिपब्लिक था उसको क्या हुआ, बहुत ही सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ता। The French tried to regain control by using the Emperor Bao Dai as their puppet। अब देखिए फ्रांसीसियों ने फिर क्या किया कि जो सम्राट था बाओ दाई, उसको अपना कठपुतली, अपना पॉपेट की तरह इस्तेमाल करके और फिर क्या कर रहे थे, देश पर कब्जा जमाने का कोशिश कर रहे थे। मतलब कब्जा तो उनका था ही, कहते थोड़ा दूर में कब्जा, ठीक है। और फिर क्या कर रहे थे कि पूरे कब्जे जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। और faced with French offensive, the Viet Minh were forced to retreat to the hills। अब क्या हुआ कि जो भी फ्रांसीसी हमला होता था, इसको देखते हुए वियत मिन के सदस्य का कि पहाड़ी इलाका में शरण लिए, ठीक है। आफ्टर 8 years of fighting, the French were defeated in 1954 at Dien Bien Phu। अब इसके बाद क्या हुआ कि 8 साल लड़ाई चला। हम लोग कहते हैं सर हम ही लोग बहुत दिन लड़े, देखिए ये लोग कितना लड़ा बेचारा सा। तो क्या हुआ कि 8 साल लड़ाई चला। आखिरकार में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों को एक जगह था जहाँ दियन बियन फू एगो मोर्चा था, यहाँ पे फ्रांसीसी का हुए हार गए। फिर क्या हुआ, द सुप्रीम फ्रेंच कमांडर ऑफ द फ्रेंच आर्मी जनरल हेनरी नवारे had declared confidently in 1935 they would soon be victorious। और देखिए और इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसी सेना के जो कमांडर थे, सर्वोच्च कमांडर, नाम था हेनरी नवारे। अब हम लोग के सेना का कमांडर कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन वहाँ का था जो फ्रेंच आर्मी का कोई और था जिसका नाम था जनरल हेनरी नवारे। उन्होंने क्या किया कि 1953 में ये ऐलान किया कि उनका जो सेना है फ्रांसीसी सेना, वो बहुत ही जल्द क्या होगा, फिर से विजय प्राप्त करेगा वियत मिन पर। वियत मिन जो लोग थे, बट ऑन 7 May 1944 द वियत मिन annihilated and captured more than 60,000 soldiers of the French expeditionary corps। अब देखो लेकिन अब यहाँ तो कुछ और सोचे, हो कुछ और हो गया। 7 मई 1954 को कहा हुआ कि वियत मिन के फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कोर के बहुत सारे सैनिकों को क्या गया, मार दिया गया। 16,000 से ज्यादा को क्या किया गया, कैद कर लिया, ठीक है। The entire commanding staff, including a general, 16 colonels and 749 officers were taken prisoner। और उसके बाद क्या किया गया कि वो जो जनरल था उसको, 16 को कर्नल को, 1749 अफसर को, जो भी लोग थे इन सबको क्या किया गया, पकड़ लिया गया, ठीक है। In the peace negotiation in Geneva that followed the French defeat, the Vietnamese were persuaded to accept the division of the country। अब देखिए फ्रांसीसी तो यहाँ हार गए, इन सब लोगों का क्या पकड़ लिया गया। इसका क्या हुआ, जेनेवा में शांति वार्ता हुआ। इसमें क्या हुआ कि वियतनामियों को देश का विभाजन के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य कर दिया। देखिए कैसे हम लोग को स्वतंत्रता तक की है इंग्लैंड,
क्या किया, देश का ससुरा विभाजन कर दिया। ऐसे ही सेम कांड का क्या साथ हो गया वियतनामियों के साथ, उनको जबरदस्ती करके उनका देश विभाजित किया गया। करे द नॉर्थ एंड साउथ वेर स्प्लिट। अब उसका क्या, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को क्या किया गया, अलग अलग बांट दिया गया। करे हो ची मिन एंड कम्युनिस्ट टूक पावर इन द नॉर्थ वाइल बायोडाइज regime was put in the forest। अब बायोडाइजाइम था वो ससुरा पपेटवा था, मतलब कुतवा था। फ्रेंच के जो लोग था उन्हीं का क्या था, वो कुत्ता था, मतलब पपेट था, एक पालतू कुत्ता। अब क्या हुआ कि हो ची मिन को क्या किया गया कि जो उत्तरी भाग था वो दे दिया गया, और दक्षिणी भाग में क्या किया गया, बायोडाई जो फ्रांस का पपेट था उसका शासन रह गया। The division set in motion a series of events that turned Vietnam into battle, bringing death and destruction to its people as well as the environment। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, इस वियतनाम में जो बंटवारा हुआ, इससे पूरा वियतनाम का हो गया कि युद्ध का मोर्चा में तब्दील हो गया। अब देखिए, हम ही लोग बांटा, अभी वो क्या होता है, भारत पाकिस्तान हरदम युद्ध का टाइप का लगा रहता है। जब देखिए तो हम लोग उसके दो सैनिक काट दिए, वो हम लोगों को कुछ कर दिया, उधर से वो गोला मार दिया, इधर इसी तरह से कांड हो गया हुआ। अब इससे बाद क्या हुआ कि जब बंटवारा हुआ तो देश में अपना ही लोग क्या कर, अपना ही लोगों का तबाही होने लगा, अपने ही देश का पर्यावरण का तबाही होने लगा। ठीक है। द बायोडाइगाई regime was soon overthrown and a coup led by नागो डीन डीम। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद नागो दीन डीम एगो यो वियतनामीय था, इसके नेतृत्व में बायोडाइको का के गद्दी से हटाया गया, उठा के ससुरा को फेंक दिया गया। बोला गया हट, जो होने अब तो अपन काम कर, फ्रांसीसी तो चलिए गया, अब तू कहला यहाँ बैठा है, और कहीं से बेलगा दिया गया। ठीक है। और डाइम बिल्ट ए रिप्रेसिव एंड ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो डाइम था, जिसने क्या किया कि इसको गद्दी से हटाया, उठा के फेंका, उसके अगुवाई में क्या हुआ, एक और बहुत ही बकवास, ठीक है, मतलब बहुत ही बेकार। क्या होता है कि से सूरत का कौमे अति करता था, उससे भी ज्यादा अति करने वाला, केहू को मार देना, केहू को मार देना, निरंकुश शासन का किया एक और स्थापना। ठीक है। एनीवन हु अपोज्ड हिम वाज कॉल्ड कम्युनिस्ट एंड वाज जेल्ड एंड किल्ड। अब इसके अपोजिशन में कोई भी विरोध करता था, इसका अपोजिशन डाइम का, इस तरह से हुआ करता था कि कहता था कि तू कम्युनिस्ट है, कह के क्या करता था, उसको जेल में धर देता था, ना तो उसको मुआ देता था। ठीक है। करे डीम रिटेन्ड ऑर्डिनेंस, करे डीम रिटेन्ड ऑर्डिनेंस 10 a French law that permitted Christianity but outlawed Buddhism। अब देखिए, वो ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस का माने होता है अध्यादेश। आप सोचिए, अध्यादेश कौन पारित करता है, हम लोगों के यहाँ अध्यादेश राष्ट्रपति पारित करता है, और राज्य में गवर्नर पारित करता है। तो ये एक अध्यादेश था जिसका कौन सा था, ऑर्डिनेंस 10 था, इसको भी नहीं हटाया। इसने क्या था ये अध्यादेश में, माने अध्यादेश का माने होता है कि आदेश है, इसको आपको मानना पड़े। इसमें ईसाई धर्म को मान्यता दिया गया था, लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसको क्या किया गया था, गैर कानूनी घोषित किया गया, आउटलॉड घोषित किया गया था। His dictatorial rule came to be opposed by a bold opposition united under the banner of National Liberation Front। इसके बाद क्या हुआ कि उसका जो तानाशाही व्यवस्था था, शासन था कि केहू को उठा के जेल में डाल देना, केहू को मुआ देना, इसके खिलाफ एगो नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का एगो मोर्चा बनाया गया। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हो ची मिन गवर्नमेंट इन नॉर्थ। अब देखिए, नॉर्थ में तो हो ची मिन का सरकार चलिए रहा था, साउथ में ना ही पपेटवा बैठा था। द NLA fought the unification of the country। अब देखिए, जो नॉर्थ में हो ची मिन का सरकार चल रहा था, उसके उसके हेल्प से ये जो फ्रंट बना था, ये क्या किया गया, इसके खिलाफ लड़ा, और कंट्री को क्या किया गया कि यूनिफिकेशन के लिए, मतलब एक साथ बढ़ाने के लिए, एकीकरण करने के लिए आवाज उठाया गया। ठीक है। कर द US
watched the alliance with fear। और देखिए जो यूएस था, जो अमेरिका था, ठीक है, वही गठबंधन के जो बढ़ती ताकत था उससे क्या हुआ, उसको डर हो गया। यूएस का चाहता है कि हरदम उसी का शासन है। अभी देखिएगा तो हर जगह उसी का वर्चस्व है, उसी का पैसा यूज किया जाता है, डॉलर उसी का है, उसको यूज किया जाता है। तो वो चाहता है कि हरदम उसी का वर्चस्व रहे। और दूसरा देखा कि यहाँ तो भयानक वाला ये सब बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या किया कि अमेरिका इसको देख के डरा रहा था। Worried about communists gaining a power, he decided to intervene diversely, sending in troops and arms। अब देखिए उसको तो दुख होने लगा कि जो कम्युनिस्ट शासक है, यूएस में क्या है, कम्युनिज्म नहीं है, ठीक है, इन कम्युनिस्टों का देख करके यूएस को क्या हुआ, डर हो गया कि कहीं पूरा वियतनाम पर क्या हो, कम्युनिस्ट का कब्जा ना होता है। इसके लिए क्या किया गया कि अमेरिका ने अपना फौज गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर। देखिए यूएस ससुरा कहती है वो सरपंच टाइप से काम करता है। अब कहीं कुछ होता है वो अपन फौज भेज देता है। अब देखिए अफगानिस्तान में कहता है कि हम स्वतंत्रता स्थापित करेंगे, हम आपको एगो रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे, ठीक है। ससुरा का किया कि वहाँ पे अपना फौज भेज दिए। अब ट्रम्प जी आए तो बोले कि ना हम अपन फौज वापस लाए ना, तो कितना दिन से यूएस का फौज वहाँ पे अपन बेस कैंप बना के रखा है। तो उससे उसको यो फायदा है कि वो इधर के सारे देशों पर नजर रख लेता है। इसी तरह से क्या हुआ कि वियतनाम में भी वो अपना सेना उन्हें भेजने लगा, ठीक है। अब इसके लिए उसने क्या किया कि बढ़िया से वियतनाम से कैसे जो उसको खतरा नजर आ रहा था कि कहीं वियतनाम का पूरे पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा ना हो जाए, इसके लिए उसने करके सख्ती से निपटना चाहा। अब इसके बाद क्या हुआ कि द एंट्री ऑफ यूएस इनटू द वार। अब देखिए यूएस पहले कहीं नहीं लड़ता है, वो क्या करता है, पीछावा से मदद करता है। नहीं होता गांव में चौकोड़ा आदमी कि वो सामने नहीं आएगा, आपको क्या करेगा, दो आदमी में लड़ाएगा, एक आदमी के पीछवा से मदद करेगा। वो करता था यूएस। लेकिन अब क्या हुआ कि वो इस युद्ध में आ गया, एंट्री मारा, ठीक है। करे यूएस एंट्री इनटू वार मार्क्ड अ न्यू फेज दैट वर कॉस्टली टू द वियतनामीज एज वेल एज द अमेरिकन। अब देखिए अमेरिका का क्या कि युद्ध में कूदा, अभी से वियतनाम में वो नया दौर शुरू हो गया। अब इससे क्या हुआ, वियतनामियों को भी महंगा ही पड़ा यूएस का आना, अमेरिकियों को महंगा पड़ा, ठीक है। और फ्रॉम 1965 to 1972 over was 10,100,000 to a lakh 3 lakh 34 lakh 3,100 यूएस सर्विस प्रोफेशनल सर्व्ड इन वियतनाम। अब देखिए अब क्या हुआ कि 1965 से लेकर के 1972 तक ले 34 मिलियन सैनिक वियतनाम में काम किए, जिसमें से 7484 को तो औरतें थी, ठीक है। Even though the US had advanced technology and good medical supplies, casualties were high। अब देखिए अब यहाँ क्या हुआ कि यूएस और वियतनामियों में लड़ाई हो रहा था। अब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि अमेरिका के पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया साधन था, बहुत बढ़िया चिकित्सा सेवा थी। तब वो क्या हुआ, उस समय के बहुत सैनिक मर गए। करेक्ट अबाउट 47,244 died in battle and 3,03,704 were wounded। देखिए अब उसमें क्या हुआ कि 47,244 सैनिक थे, इसका मर ही गया और 3,03,704 घायल हुए, ठीक है। Of those wounded, 23,014 were listed by the Veterans Administration to be 100% disabled। लेकिन और उसमें भी 23,014 का किया गया कि जो पहले का सैनिक प्रशासन था उस पूरा रूप से 100% उसको क्या किया, अपंग घोषित कर दिया, ठीक है। कर दिस फेज स्ट्रगल विथ यूएस वाज ब्रूटल। इस फेज में जो स्ट्रगल हुआ, ठीक है, संघर्ष हुआ, ये बहुत ही भयानक था, बहुत ही माने निर्ममतापूर्ण था। किसी को मार देना, किसी को कैसा मुआ देना, किसी को काट देना, ये सब था, ठीक है। पर थाउजेंड of US troops arrived equipped with heavy weapons and tanks and backed by the most powerful bombers of the time, B-52। अब देखिए
अब क्या हुआ कि इस युद्ध में, अब देखिए यूएस को तो यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन उस ससुरा को लगा कि कम्युनिस्ट का यहाँ बड़ा प्रभाव हो गया, तो इसलिए हुआ गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि बहुत बड़का बड़का हथियार, बहुत बड़का बड़का टैंक से लैस अमेरिकी सैनिक का हुआ वियतनाम में आ गए। उनके पास B-52 विमान मौजूद था जो कि बम बरसाता था, जिन्हें उस टाइम का सबसे क्या खतरनाक युद्धक विमान माना जाता। अभी यूएस के पास बहुत ही बढ़िया खतरनाक खतरनाक विमान है। The widespread attacks of use of chemical weapons, napalm agent, orange and phosphorus bomb destroyed many villages and decimated jungles। अब देखिए यूएस भी कम खचड़ा नहीं है, वो देखिए कितना अति किया था। चारों ओर से क्या करने लगा यूएस की रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने लगा। अब इससे क्या हो कि बहुत के गांव के लोग मर गए, बहुत बड़का बड़का जंगल तहस नहस हो गया। अमेरिका जो फौज था वो लोग नापाम नाम का एगो बम था, एजेंट ऑरेंज था, फास्फोरस बम था, इस टाइप का उन लोगों का था हथियार था, रासायनिक हथियार, केमिकल हथियार। इसका भी बहुत ही ज्यादा स्केल पर इस्तेमाल किया गया अमेरिकी सैनिक। बताइए ऐसे किसी को मारा जाता, मतलब नहीं होता है एकदम मैंने अति को देना नहीं होता है, कत्लेआम मचा दिया था अमेरिका यहाँ। सिविलियंस डेड इन लार्ज। वैसे मरता कौन है? जो साधारण नागरिक होता है वही ना मरेगा, समझे। और द इफेक्ट ऑफ द वार वाज फेल्ट विद इन द यूएस एज वेल। अब दिखा ऐसा नहीं है कि वियतनाम में कोई से खाली दिक्कत होता था, इस युद्ध का असर यूएस को भी बहुत ज्यादा पड़ा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, साउंड चेक करना। हेलो। अब देखिए इस युद्ध का असर क्या हुआ, यूएस को भी बहुत पड़ा। कह मेनी वेयर critical of the government for getting involved in war then that they saw as indefensible। अब देखिए बहुत सारे जो लोग थे यूएस के, अमेरिका के, वो क्या करने लगे कि सरकार का विरोध करने लगे कि जो भी सरकार है उस देश का फौज को ऐसे ही युद्ध में झोंक दिया गया जिसको कभी जीता नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज करने लगे यूएस के सरकार को। When the youth were defeated for the war, the anger spread। अब मान लीजिए कि जब वार होगा तो कौन भर्ती होगा सेना में? युवा भर्ती होगा। अब इससे क्या होगा कि लोग और खिसी आ गए, लोग और गुस्से आ गए, इसे ससुरा भर्ती कर रहा है, उन्हें ले जाकर वियतनाम में हम लोग मरवा रहा है, लोग खिसी आ गए। Compulsory service in the armed forces, however, could be waived for university graduates। और देखिए अब इसमें क्या हुआ कि कंपलसरी सर्विस हो गया। ठीक है, माने कंपलसरी सर्विस का मतलब क्या है कि आपको जरूरी है कि आप सेना में सर्विस दें। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या किया गया कि जो भी विश्वविद्यालय में स्नातक पढ़ते थे उनको क्या किया गया कि सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया। दिस मीन्स दैट मेनी ऑफ दोज सेंट टू द फाइट डिड नॉट बिलोंग टू द privileged elite but were minorities and children of working class। अब देखिए अब इसके पीछे दिमाग है, पिसाता क्या है? मिडिल क्लास फैमिली। जो इलाइट क्लास है, जो बहुत ज्यादा धनी मनी है, उसका वो सेना वना में देखेगा। कौन मान लीजिए कौन धनी आदमी के बेटा देखेंगे सेना में गए, जब जाता है तो गरीबी का जाता है ना, तब मिडिल क्लास का जाता है। अब यहाँ भी सेम कंडीशन हुआ। अब यहाँ एगो दिमाग लगाया यूएस सरकार, जो भी लोग स्नातक कर रहे थे विश्वविद्यालय में उनको क्या किया कि सैनिक में न सर्विस देने के लिए बाध्य नहीं किया गया। तो को विश्वविद्यालय में स्नातक कर रहा होगा उस टाइम, जो बढ़िया घर का होगा, जो बढ़िया घर से होगा, जिसके घरे ज्यादा पैसा था। और सेना में कौन होगा? जो अल्पसंख्यक हो गए, जो गरीब होंगे, जो मिडिल क्लास के होंगे, उन लोगों को, उन लोग क्या होगा? अल्पसंख्यक होगा। तो इन लोगों का क्या गया कि मोर्चा पर भेजा जाने लगा। ठीक है, कर रहा है। The US media and films played a major role in both supporting as well as criticizing the war। जो यूएस मीडिया थी, ठीक है, उसने क्या किया कि लोगों के विरोध को अच्छा तरीके से दिखाया, फिल्मों में भी दिखाया गया। इससे क्या हुआ कि सरकार को लोगों का विरोध दिखा। हॉलीवुड मेड फिल्म्स इन सपोर्ट ऑफ द वार सच एज जॉन वेन, ग्रीन बैरेट्स। हॉलीवुड फिल्म जो आप लोग देखते हैं ये सब भी इनके सपोर्ट में आई।
इसमें बहुत सारा सपोर्ट में इनके फिल्म बना, जिसमें वो था 1968 में वो फिल्म बना जॉन वेन की फिल्म, जिसका नाम था ग्रीन बेरेटेस। ये भी यही प्रकार का फिल्म था, जो लोगों का गुस्सा दिखा रहा था वियतनामी वार के विरोध में। दिस हैज बीन cited by many as an example of unthinking propaganda film that was responsible for motivating many young men to die in the war। अब देखिए, अब जो फिल्मों थी ना, ये मतलब ये नहीं दिखाता था कि लोग कैसे विरोध कर रहे हैं, फिल्मों ये दिखाता था कि कैसे मतलब प्रोपेगेंडा माने प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे युवा अपना युद्ध में जान गंवाने के लिए कैसे उन लोग को उकसाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा था। ठीक है। अदर फिल्म्स वेयर मोर other films were more critical as they tried to understand the reason for the war। और कुछ फिल्म जो थी वो क्या कर रही थी कि सरकार का विरोध कर रही थी, कुछ जो थी वही ट्राई कर रही थी कि काहे युद्ध हो रहा है, युद्ध का कारण क्या है। ठीक है। जॉन फोर्ड कोप्पाला Apocalypse Now 1979 reflected the moral confusion the war had caused in the US। अब देखो क्या हुआ कि जॉन फोर्ड कोप्पोला एगो थे, उनका एगो फिल्म है एपोकैलिप्स नाउ 1979 में। इसको देख करके अच्छा तरीका से समझा जा सकता है कि यू वार स्टार्ट काहे हुआ। ठीक है। और the war grew out of a fear among US policy planners that victory of Ho Chi Minh government would start a domino effect, communist government would be established in other countries in the area। देखिए यूएस का है कि यूएस हरदम चाहता है कि पूरा विश्व पर उसी का प्रभुत्व रहे, लोग उसके बात माने। इसीलिए क्या हुआ कि युद्ध इसलिए शुरू हुआ कि अमेरिका में जो भी लोग थे, जो पॉलिसी मेकर थे, उनको चिंता होने लगा कि हो ची मन का सरकार जो है उसका योजना अगर कामयाब हो गया तो बहुत सारे अगल बगल के देशों का वो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, यूएस का जो माने अभी मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है में तो कमी आ जाएगा। देखिए उस ससुर अपना प्रतिष्ठा ला कितना लोग को कत्लेआम कर दिए। कहता है कि हम पूरा दुनिया का रखवाले हैं, ससुर तू का रखवाला है, तो इतना लोग को बम मार के उड़ा दिया। बताइए आज अपने आप को तेज मानता है। बहुत खच्चर है यूएस वाला साहब। दे अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ नेशनलिज्म टू मूव people to action, inspire them to sacrifice their home and family, live under horrific conditions and fight for independence। अब देखो इससे क्या हुआ कि जो भी लोग थे उनको, यूएस के लोग थे, उनको ये बात का अंदाजे नहीं था कि जो नेशनलिज्म का एक शक्ति है और लोगों में को किस हद तक ले जा सकता है। उसमें क्या हो सकता है कि लोग अपना घर त्याग सकते हैं, कैसा हो परिस्थिति में रह सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, हमेशा अपना आजादी ला लड़ेंगे। ठीक है। दे अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए स्मॉल कंट्री टू फाइट द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्री इन द। उनको इस ससुर को पता नहीं था कि वो ही चुके कंट्री है जो कि इतना बड़का कंट्री, जो हर चीज, हर टेक्नोलॉजी में, हर साजो सामान में सबसे बढ़िया है, उसका कैसे मुकाबला करेगा। उनको ये समझने में नहीं आ रहा था। वो समझ रहा है कि वियतनाम तो हिट चुके हैं, ये भी उतना डेवलप होने जाएंगे, 2 दिन में मसल देंगे, हम वहाँ हुआ के चलेंगे। समझ रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म का भावना है। देखिए यहाँ एगो फोटो दिखाया गया इन दिसंबर 1972 हनोई वाज बॉम्ब। बताइए ये हनोई है, इसके ऊपर पूरा कहा गया यूएस आर्मी वाला ससुर से आया बॉम्ब बरसा के चल। अब आप ही सोचिए हमें कितना लोग मारा हुआ फोटो देख के। कहते हैं कि हम पूरा देश का, पूरा विश्व के रखवाली करेंगे। ससुर तू का रखवाली करेगा, तू तो भले इतना दिन मार। अब ये एजेंट ऑरेंज के बारे में आपको पढ़ाते हैं। द डेडली पॉइजन, ये वो कथी है, जहर था। और इसका हम पढ़ते हैं, इसका हिंदी एक्सप्रेशन। और एजेंट ऑरेंज इज ए डेफोलेंट प्लांट किलर सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज स्टोर्ड इन ड्रम्स मार्क्ड विथ एन ऑरेंज बैन। अब देखिए जो एजेंट ऑरेंज था एक ऐसा जहर था जिससे क्या होता था कि जब वो छिड़क दिया जाता था तब पेड़ का पत्तियां झड़ जाता था, अब पौधा का होता था मर जाता था। अब इसका नाम एजेंट ऑरेंज का रखा गया क्या कि जो ड्रम में रखा जाता, ड्रम में रखा जाता होगा, मान लीजिए कोनो रसायन है, कोनो केमिकल, उसको पाथी में रखेंगे ड्रम में,
तो उस पर क्या किया जाता है कि ऑरेंज रंग का पट्टी लगाया जाता था, यही से इसका नाम एजेंट ऑरेंज रखा गया। और बिटवीन 1961 एंड 1971 some 11 million gallons of this chemical was sprayed from cargo planes by US forces। अब देखिए 1961 से 1971 के बीच अमेरिकी फौजी जो थे, कार्गो प्लेन जो मालवाहक विमान होते हैं, इस पर इससे कहा कि लगभग 1.1 करोड़ एजेंट ऑरेंज का छिड़काव कर दिए। ठीक है। Their plan was to destroy forest and fields so that it would be easier to kill if there was no jungle cover for people to hide। अब देखिए इनके इनके छिड़काव करने के पीछे वो रीजन था, ये चाहते थे कि जो भी जंगल है, खेत है, इसको क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि क्या हो, वियतनामी सैनिक, अब बेचारा सबके पास तो उतना टेक्नोलॉजी था नहीं, तो उसका क्या करता था कि जंगल वंगल में छुप जाता था, तो ये सब जंगल खत्म कर देना चाहते थे, जिससे क्या हो कि वियतनामी सैनिक जंगल में छिप नहीं सके, उनको आसानी से खत्म कर दिया जाए। ओवर 14% ऑफ द कंट्री फार्मलैंड वाज अफेक्टेड बाय द पॉइजन। अब इससे क्या हुआ कि 14% जो भी फार्मलैंड था, जो भी खेती का जमीन था, वो बहुत अफेक्ट हुआ इससे। इट अफेक्ट इज बीन स्टैगरिंग, कंटिन्यूइंग टू अफेक्ट पीपल टिल टुडे। अब इसका अफेक्ट ना अभी भी वियतनामी लोगों पर देखा जा सकता है। ठीक है। Dioxin, an element of Agent Orange, is known that cause cancer and brain damage in children, and according to a study, is also cause of high incidence of deformities found in West Indies। और देखिए इसमें ना क्या था कि एगो एजेंट ऑरेंज में एगो डायोक्सिन नामक पदार्थ था, जो क्या करता है, अभी वहाँ पे ज्यादातर लोगों को कैंसर का शिकार कर बनाता है, बच्चों के मस्तिष्क में भी भारी नुकसान पहुंचाता है। वो स्टडी किया गया, जिससे पता लगा कि जिन इलाकों में छिड़काव किया गया था एजेंट ऑरेंज, वहाँ लोगों में जन्मजात विकलांगता, मान लीजिए कौन लड़का पैदा वो लंगड़ हो गया, उसका हाथ नहीं सीधा हो रहा, ये सब दिखता है, इस सब के पीछे किसका हाथ था, एजेंट ऑरेंज का हाथ था। ठीक है। द टोनेज ऑफ बॉम्ब्स इंक्लूडिंग केमिकल आर्म्स यूज्ड ड्यूरिंग यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम एक्सीड्स दैट यूज्ड थ्रूआउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए वियतनाम में अमेरिकी हमले के दौरान जो भी बम, रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया, उसका मात्रा विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जितना हथियार का इस्तेमाल किया गया था, उससे बहुत ज्यादा था। अब जो भी हथियार का इस्तेमाल किया गया ना, ये सब जो भी जहाँ लोग रहते थे, लोग बसते थे, वहां पे इस्तेमाल। अब बताइए ससुरा, विश्व युद्ध का माने आप समझ रहे हैं, विश्व युद्ध का माने आप समझ रहे हैं कि पूरा विश्व मिलकर, उसमें बहुत सारा देश मिलकर लड़ा था, तो ओमे जितना हथियार का यूज नहीं हुआ था, उससे ज्यादा यूएस ससुरा एगो इतने छोटे देश पर बम बरसा दिया। अब बताइए कितना खच्चर है, कहता है बहुत नीमन है। तो कहाँ से नीमन है, क्या बताता हमको, छोड़िए ये सब, अभी समझ गए हमको कि यूएस कथी है। चलिए आज के इतने लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। अब हम अगला कल के क्लास में देखेंगे। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।